दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, आमतौर पर जब किसी सरकार का पहला बजट आता है तो उस बजट से देश के हर इलाके के हर सेक्शन के लोगों को बड़ी आस होती है। उम्मीदों का बाजार गोता लगाता हुआ दिखता है। लेकिन आज बजट आने के साथ एक तरफ नाउम्मीदी का बाजार गोता लगा रहा था, तो दूसरी तरफ इस देश में बिहार को जो मुलम्मा देने की कोशिश की गई है, नीतीश कुमार तो उस मुलम्मे पर खुश हो सकते हैं, लेकिन आम बिहारी जो पलायन से दुखी है, जो बिहार के अंदर प्रति व्यक्ति आय कम होने से दुखी है और जो बिहार के मौजूदा हालात को देखते हुए अभिशप्त रहा है, उस तबके को, आम तौर पर जिसे पूरे देश में बिहारी कहा जाता है, उस तबके को भी निराशा हुई है। तो आखिर ये बजट किसके लिए है? एक तरफ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स टूटता हुआ नजर आ रहा है, नाउम्मीदी वहां दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में पॉलिटिकल क्लास तो खूब खुश नजर आ रहा है कि पुल गिराने के लिए, पुल बनाने के लिए पर्याप्त पैसा मिला है। पुल तभी गिरेगा जब पुल बनेगा, और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा मिला है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का एकमात्र रास्ता यह दिखता है कि अब बिहार से मजदूरों को बाहर ले जाने के लिए कुछ और एक्सप्रेसवे मिल जाएंगे। पहले ट्रेन से लदा कर जाते थे, अब एक्सप्रेसवे से भी बसों में लदा कर जाएंगे। आमतौर पर बिहार को जिस चीज की आस थी वो बिहार को मिली नहीं है। एक एक कर सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं कि गठबंधन बचाओ, सरकार बचाओ बजट, गठबंधन बचाओ बजट, ये कैसे साबित हुआ है। इस बजट के बारे में सबसे पहले यही कहा जा सकता है कि दिशाहीन बजट। इस बजट से किसी भी तबके में उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दी है, और खास तौर पर तब जब ये नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट है। पहला बजट कैसा होता है, कल्पना कीजिए, जब पहला बजट नरसिम्हा राव सरकार का 24 जुलाई 1991 को आया था, उस बजट ने हिंदुस्तान की दशा और दिशा बदल दी। नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। दुनिया की कोई भी शक्ति उस विचार को रोक नहीं सकती जिसका वक्त आ चुका होता है। विक्टर ह्यूगो की उस उक्ति के साथ इस देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जिस थ्योरी की बुनियाद रखी गई, वो कितना कारगर हुआ उस पर बहस हो सकती है, कि वो कारगर हुआ या नहीं हुआ उस पर भी बहस हो सकती है। लेकिन उसने हिंदुस्तान के आर्थिक हालात को बदला, लोगों में उम्मीद की किरण दिखाई दी। कामयाब कितनी हुई अलग बात है, लेकिन उम्मीद की किरण दिखाई दी। ठीक इसी तरीके से यूनाइटेड फ्रंट सरकार का पहला बजट, पी चिदम्बरम का ड्रीम बजट, उसने भी उम्मीद दिखाई। ठीक इसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का पहला बजट 1998, उसने भी उम्मीद दिखाई। स्वदेशी रिफॉर्मर की बात करते करते, हालांकि यशवंत सिन्हा कब प्राइवेटाइजेशन के समर्थक हो गए ये लोगों को बाद में पच नहीं पाया। लेकिन उसके आगे 2004 में जब यूपीए लेफ्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी वाली मनमोहन सिंह की सरकार का बजट पी चिदम्बरम ने पेश किया, उसने देश की उम्मीदों को ऐसा पर लगाया कि इस देश की अर्थव्यवस्था कुलांचे मारने लगी। 2014 में अरुण जेटली ने भी जब मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया था, उस बजट ने भी उम्मीदें जगाई थी। लेकिन ये क्या, 2024 में मोदी सरकार का, तीसरी बार शपथ ले चुके नरेंद्र मोदी की सरकार का जो पहला बजट सामने आता है, उस बजट में एक तरफ बेबसी दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ नाउम्मीदी दिखाई दे रही है। 48 लाख करोड़ से ज्यादा के भारत के टोटल बजट एस्टिमेट का लगभग 1/4 ब्याज चुकाने पर जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट पर जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि इस देश को कर्ज के बाजार में किस तरह से डुबो दिया गया है, किस तरह से भारत को कर्ज में डुबो दिया गया है। नितिन गडकरी ने तो उनके मंत्रालय ने 2073 तक का कर्ज ले लिया है, यानी एक पीढ़ी का उठाया गया कर्ज कई पीढ़ियां चुकाएंगी। यह हिंदुस्तान की हकीकत है। और वहीं रोजगार के मुद्दे पर क्या हो रहा है वो आपने देखा। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की है कि बिहार को बहुत कुछ मिला है, तो बिहार को मिला क्या है आखिर? बिहार को मिला है एक्सप्रेसवे बनाने के लिए पैसा। गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हुई है, और बिहार को और क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है। बाढ़ राहत से निपटने के लिए पैसा मिला है। सवाल यह है कि बाढ़ का प्रॉपर मैकेनिज्म वो लोग तैयार करते हैं जिन्हें बाढ़ की एबीसीडी नहीं पता है, जिन्हें हिमालयन रिवर सिस्टम का कुछ नहीं पता है कि आखिर हिमालयी नदी तंत्र किस प्रकार से काम करता है।
और 1500 करोड़ में कौन सा सिंचाई का इंतजाम हो जाएगा, हमारे सुधी दर्शक ज्यादा बेहतर तरीके से इस बात को जानते हैं। एक्सप्रेसवे बिहार को क्या देगा, सवाल महत्वपूर्ण है। और इस सवाल को देखने के लिए पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश में झांकने की जरूरत पड़ जाती है कि आखिर नोएडा के पास जेवर से शुरू हुआ एक्सप्रेसवे जो बिहार बॉर्डर तक जाता है, बक्सर के पास तक जाता है, कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम से तो कहीं ताज एक्सप्रेसवे के नाम से, जो आगरा लखनऊ होते हुए बिहार बॉर्डर तक जाता है, उसके किनारे क्या एक कील बनाने की, एक पेंसिल बनाने की इंडस्ट्री भी कहीं लगी है जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले। आखिर उस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कितनी बड़ी वृद्धि हुई है, उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश में रोजगार दिलाने में उस एक्सप्रेसवे ने कितना काम किया है, क्या यह सवाल कभी किसी ने जानने की कोशिश की? नहीं की, क्योंकि एक्सप्रेसवे किनारे से घेराबंदी होती है उसकी, लंबी दूरी के बाद कहीं कोई कट मिलता है, हाईवे की तरह खुला नहीं होता जिसके किनारे की जमीन इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग खरीद कर उस पर कोई उद्योग लगा सके। एक्सप्रेसवे का यही सबसे बड़ा सत्य है और यही सत्य अब बिहार से रूबरू होने जा रहा है कि आखिर उस एक्सप्रेसवे से फायदा किसे होगा। कहीं 50-100 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप मिलेगा तो एक आध ढाबे मिलेंगे, कुल जमा उस एक्सप्रेसवे से 50 परिवारों को फायदा होगा। और क्या मिलेगा उस एक्सप्रेसवे से? आखिर बिहार की जो बड़ी समस्या है पलायन की, चाहे वो आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के जो पलायन हो रहे हैं वो हो, चाहे वो अनस्किल्ड लेबर यानी मजदूरों का पलायन जो तमिलनाडु के तिरुपुर से लेकर सूरत तक डायमंड इंडस्ट्री तक और मुंबई से लेकर केरल और पंजाब तक जो जनरल बोगियों में लदाकर किसी तरह से देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचते हैं, और कोरोना जैसी आपदा और लॉकडाउन जब लग जाता है तो पैदल और साइकिल से अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं, उनके लिए क्वारंटीन सेंटर बनाना पड़ता है। यही उस बिहार की सच्चाई है। तो क्या इससे निपटने के लिए बिहार के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए क्या हुआ है? गया जैसी जगह पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की गई है। इतना बड़ा मुलम्मा, इतना बड़ा सफेद झूठ, आखिर उस इंडस्ट्री में क्या बनेगा किसी ने नहीं बताया। कि गया के लिए जिस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की गई है कि गया में एक इंडस्ट्रियल बेल्ट बनेगा, वहां कौन सी इंडस्ट्री लगेगी किसी ने नहीं बताया। कि वहां कील बनेगी, वहां हवाई जहाज बनेगा, वहां ऑटोमोबाइल बनेगा, वहां टेलीविजन बनेगा, वहां कंप्यूटर बनेगा, लैपटॉप बनेगा, क्या बनेगा ये किसी ने नहीं बताया। कि कर्क रेखा के आसपास के इलाके जहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है उस गया में इंडस्ट्रियल बेल्ट में आखिर बनेगा क्या? सिर्फ बजट में मुंह से बोल देना था, वित्त मंत्री ने बोल दिया। गजब का मुलम्मा बिहार के लोगों को दिया गया है। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को झुका दिया। नीतीश कुमार भी खुश दिखाई दे रहे हैं। हकीकत यह है कि उस एक्सप्रेसवे के द्वारा पूर्वोत्तर भारत तक सीधा रास्ता, बंगाल तक सीधा रास्ता प्रोवाइड करने के लिए अब एक्सप्रेसवे बनाना बिहार में मजबूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनाकर या हाईवे बनाकर कोई बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक जा सकता है, उसी तरह से बिहार गेटवे ऑफ पूर्वोत्तर और गेटवे ऑफ बंगाल का काम करता है शेष भारत के लिए। तो उसके लिए जो पैसा अलॉट किया गया एक्सप्रेसवे बनाने के लिए कि गुवाहाटी तक कैसे एक्सप्रेसवे का विस्तार होगा, कलकत्ता तक कैसे होगा, उसके लिए बिहार से होकर एक्सप्रेसवे को गुजारना होगा। इसी के लिए एक्सप्रेसवे की बात की गई और कहा गया कि बिहार के विकास के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, आज तक मुझे कोई बता दे कि एक्सप्रेसवे के किनारे कोई इंडस्ट्री कहीं लगी हो, इससे कोई तरक्की हुई हो। एक्सप्रेसवे पर चलने की जो बिहार के लोगों की पर कैपिटा इनकम है, 1% लोग भी बिहार में एक्सप्रेसवे का टोल टैक्स भरकर अपनी गाड़ियों से एक्सप्रेसवे पर जाने की हैसियत नहीं रखते। और ये बिहार की तरक्की के लिए हो रहा है। बिहार की तरक्की के लिए आईटी हब की जरूरत थी। बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, गुड़गांव की तरह एक आईटी हब बनाने की जरूरत थी, एक आईटी सिटी की जरूरत थी। 10-15 लाख लोग वहां काम करें, इसकी जरूरत थी। बिहार के लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कृषि आधारित उद्योग की जरूरत थी, जो बिहार के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का औद्योगिक रूप से इस्तेमाल कर सके, जिससे किसानों की आय में भी वृद्धि हो। बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के ह्यूमन कैपिटल के, मानव पूंजी के सदुपयोग के लिए बिहार में ही इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की जरूरत थी। एक्सप्रेसवे से मानव पूंजी का कौन सा उपयोग होगा?
इसको लेकर जिस तरह से बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने की कवायद की गई है, राजनेता खुश हो सकते हैं कि टेंडर निकलेंगे। टेंडर निकलेगा तो टेंडर में कमाने का रास्ता निकलेगा। एक टेंडर जिस कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा उसके अंडर में सैकड़ों पेटी कॉन्ट्रैक्टर काम करेंगे और उन्हीं पेटी कॉन्ट्रैक्टर में से कोई विधायक के टिकट के लिए दौड़ेगा पैसा कमा के, तो कोई पैसा कमा के एमपी के टिकट के लिए दौड़ेगा। इसी के लिए राजनीतिक दलों के लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। अब आते हैं बिहार के बाहर। बिहार के लोगों को तो मुलम्मा दे दिया गया, चंद्रबाबू नायडू को भी मुलम्मा दे दिया गया। वो भी खुश दिखाई दे रहे हैं कि 15,000 करोड़ रुपए अमरावती के लिए उन्हें मिल गए। 15,000 करोड़ में वर्ल्ड क्लास सिटी चंद्रबाबू नायडू ही बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में 15,000 करोड़ रुपए में वर्ल्ड क्लास सिटी कोई बना सकता है। 15,000 करोड़ में 2 लाख लोगों के रहने के लायक शहर भी नहीं बसाया जा सकता, वहां तो राजधानी बसाने की बात है। तो चंद्रबाबू नायडू जो कर रहे हैं, जिस तरह से आंध्र प्रदेश को, बिहार को नीतीश कुमार मुलम्मा दे रहे हैं और बजट के द्वारा मुलम्मा दिलवा रहे हैं, उसी तरह से आंध्र प्रदेश के लोगों को, भोले भाले लोगों को कहीं ना कहीं मुलम्मा देने का काम चंद्रबाबू नायडू भी इस बजट के माध्यम से करवा रहे हैं। अब वो कितने खुश हैं वही जाने, लेकिन ट्वीट तो उन्होंने किया है। अब बिहार और आंध्र प्रदेश जो गठबंधन की मजबूरियों के तहत कुछ देना पड़ा है, उन राज्यों से बाहर निकल कर देखें तो क्या मिला है। शिक्षा पर बजट का एलोकेशन यूपीए सरकार के दौर का देखिए और एनडीए सरकार के दौर का देखिए, घटता घटता 2.5% पर आ गया है, जो एक दौर में यूपीए के दौर में 4% तक चला गया था। टोटल बजट एस्टिमेट के 4% को पार कर गया था, वो आज 2.5% पर शिक्षा का बजट आ गया है। स्वास्थ्य का बजट गिरा है। डिफेंस के बजट में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत के आधार पर कमी आई है। और आम आदमी की स्थिति तो यही है, जो इनकम टैक्स की बात जो लोग कर रहे थे, इनकम टैक्स में राहत मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ से पैसा वसूलने के लिए क्या क्या हुआ है। जिस आदमी, जो लोअर मिडिल क्लास का आदमी शेयर बाजार में आजकल पैसे लगाता है, सबके पास लैपटॉप है, सबके पास टैब है, मोबाइल है, और आजकल लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट पर डीमेट अकाउंट रखते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। इसी वजह से मार्केट टूटा है बजट के बाद। शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल गेन टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। एक तरफ से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 पूरे एक साल में कर दिया गया, यानी 25,000 की राहत दे दी गई। वहीं दूसरी तरफ उसी क्लास से वसूली की प्रक्रिया दूसरी तरह से शुरू कर दी गई। और भी कई सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं, उन सब पर हम जिक्र करते चले जाएं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि इस देश में बजट के माध्यम से उन्हीं लोगों को खुश करने की कोशिश की गई है जिन लोगों को खुश करने के लिए सरकार पिछले 10 सालों से लगी रही है। एक्सप्रेसवे का टेंडर किसे जाएगा? किसी बड़े कॉरपोरेट घराने को जाएगा। ठीक इसी तरीके से आज इस बजट में कहीं मैंने चर्चा नहीं सुनी कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले 1-2 सालों में जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे वो कहां तक पहुंचे। स्मार्ट सिटी कहां गई? स्मार्ट सिटी से आगे देखें तो एक हेरिटेज सिटी का और एक धार्मिक शहरों का एक प्लान बना था, वो कहां गया? और कई तरह के सर्किट विकसित किए गए थे, वो कहां गए? स्किल इंडिया मिशन का क्या हुआ? कितने लोगों को स्किल दिया गया? बहुत कम शब्दों में चर्चा करके वित्त मंत्री आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन इस बजट के प्रावधान को देखकर यही लगता है कि हिंदुस्तान के आम आदमी की किस्मत में बहुत ज्यादा मौजूदा सरकार के दौर में लिखा हुआ नहीं है। आम आदमी की हैसियत यही है कि एमएसपी गारंटी का रोना आम आदमी, आम किसान रोता रहे, स्वामीनाथन फॉर्मूले की बात करते हुए आंदोलन करता रहे। लेकिन इस देश के किसानों की व्यथा पर, अन्नदाताओं की व्यथा पर कोई सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकारी कर्मचारी वर्ग, बहुत बड़ी आस थी लोगों को कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से बहाल हो सकती है। क्या ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस की बात आपने सुनी है बजट में? किसी ने नहीं सुनी है। यानी सरकार का कोई इरादा नहीं है ओल्ड पेंशन स्कीम लाने का। ठीक इसके आगे बढ़कर के देखें, रूरल डिस्ट्रेस, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के बाद जिस प्रकार के दबाव की स्थिति है, जिस प्रकार से नौजवानों में तनाव की स्थिति है, और वो तनाव जब वैकेंसियां नहीं निकलती हैं तो और ज्यादा बढ़ता है।
कल का इकोनॉमिक सर्वे जो संसद में पेश किया गया वो भी कहता है कि इस देश में बेरोजगारी की स्थिति से फौरी राहत के लिए अगले 6 वित्तीय वर्ष में 6 सालों तक हर साल गैर कृषि क्षेत्र में 78.5 लाख रोजगार हर साल पैदा करने की जरूरत है, तब जाकर फौरी राहत, तात्कालिक राहत मिल सकती है। क्या इसके लिए कोई विजन इस बजट में दिखाई दिया है? कहीं किसी को दिखाई नहीं दिया। आखिर पूर्वोदय की बात की गई, सूर्योदय होता है सुबह सुबह, पूर्वोदय की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वित्त मंत्री उनकी सरकार की निर्मला सीतारमण कर रही है पूर्वोदय, पूर्वी भारत के उदय की बात। पूर्वी भारत का उदय क्या एक्सप्रेसवे से हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का बहुत उदय हो गया एक्सप्रेसवे से, आजमगढ़ तक एक्सप्रेसवे पहुंच गया, मऊ तक एक्सप्रेसवे पहुंच गया, सुल्तानपुर तक पहुंच गया, उस इलाके का बहुत उदय हो गया। वहां के लोग मुंबई और बेंगलोर जाना कमाने के लिए जाते हैं, वो बंद हो गए, वहां के लोग को वहीं रोजगार मिल गया। तो अब पूर्वोदय की बात की जा रही है। सड़कों से देश नहीं बनता, देश ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी के निर्माण और स्थानीय स्तर पर उसे रोजगार के अवसर, उसे अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर स्थानीय स्तर पर यदि मिलता है, उसके घर के 100-200 किलोमीटर के दायरे में मिलता है, तब जाकर के किसी प्रकार का उदय होता है, तब जाकर के मानव पूंजी का सही अर्थों में सदुपयोग होता है। स्टूडेंट बिहार का, स्टूडेंट पूर्वी उत्तर प्रदेश का इंजीनियरिंग करता है जाके कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, नौकरी करता है सॉफ्टवेयर में गुड़गांव में और चेन्नई में, और कहा जाता है कि भारत की प्रतिभा बहुत आगे बढ़ रही है, माइग्रेशन तो रोक दिया गया है और रोकने की दिशा में काम चल रहा है, पैकेज दे दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, पैकेज दे दिया गया, एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार बनवाएगी और पैकेज बिहार को मिला। ये लॉजिक मेरे मत्थे तो अब तक समझ में नहीं आया। आप लोगों में से किसी के मत्थे समझ आया हो तो जरूर बताइए। मोटे तौर पर यह बजट दिखा रहा है कि यह बजट इस देश की मूलभूत समस्याओं से जी चुराने के लिए बनाया गया है। चाहे शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, प्रति व्यक्ति आय का मामला हो, पर्यावरण का मामला हो, किसानों का मुद्दा हो, नौजवानों का मामला हो, हर जगह इस बजट से लोगों को निराशा हाथ लगी है। निम्न मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास को तो कैपिटल गेन से लेकर इनकम टैक्स तक जिस राहत की उम्मीद थी, राहत की बजाय उसकी जेबें और ढीली करने का इंतजाम कैपिटल गेन टैक्स के माध्यम से कर दिया गया और दूसरे माध्यम से भी किया गया है। लेकिन एक्सप्रेसवे बनेगा, सब होगा, एक्सप्रेसवे बनेगा। आखिर शिक्षा का एक्सप्रेसवे कब बनेगा? आखिर रोजगार का एक्सप्रेसवे कब बनेगा? आखिर मैन्युफैक्चरिंग हब का एक्सप्रेसवे कब बनेगा? एक्सप्रेसवे वो नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मौजूदा सरकार बड़े कॉरपोरेट के हाथ कराना क्या चाहती है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण नहीं। वो दौर भूल जाइए जब जमशेदजी टाटा झारखंड के सुदूर जंगल में जाकर टाटा नगर बसाते हैं। वो दौर भूल जाइए जब महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में वाईबी चौहान के टाइम में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती है और औद्योगिकरण होता है। आज तो बड़े बड़े घराने किसानों का सेब खरीदते हैं, 18 रुपए किलो और 20 रुपए किलो खरीद कर 70 रुपए और 100 रुपए बेचते हैं खुदरा व्यवसायियों को। बड़े बड़े गोदाम बनाकर अनाज खरीदना चाहते हैं और आलू प्याज बेचने के लिए बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने ने छोटे छोटे मार्ट बना रखे हैं। यानी औद्योगिकरण कोई नहीं कर रहा, सिर्फ उनके लिए एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है कि उनके लिए किसानों के खेतों का टमाटर जल्दी से उनके मार्ट में पहुंच जाए और आपके घर का बच्चा उसी मार्ट में जाकर मजदूरी करे। और इसी विकास मॉडल को अमृतकाल कहा जा रहा है। तो अमृतकाल के दौर में गठबंधन बचाओ बजट का स्वागत करने के लिए खुद को तैयार कर ले, यही आज का सत्य है। और यही सत्य होने के साथ साथ व्यथा भी है। और इस व्यथा रूपी अमृतकाल को इस देश में अमृत पर्व के रूप में मनाने के लिए यदि सत्ता चाहती है तो ताली थाली बजाकर जनता को भी अपनी व्यथा रूपी अमृतकाल को मनाने के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।